नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है और मैं हूं आपके साथ निधि वसंदानी। सच को दबाने की साजिश हो रही है। रिपब्लिक भारत ने सच दिखाया तो उसके साथ साजिशें रची जा रही हैं, क्योंकि रिपब्लिक ने प्रण लिया है कि हम देश के सामने सच लाकर रहेंगे। तो इस सच को दबाने का षड्यंत्र हो रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और हमारे पीछे हाथ धोकर लगातार लगी हुई है। एक के बाद एक हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और वो खुलासे के साथ पूरा देश जुड़ता चला जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे खबर बड़ी है में, लेकिन पहले हम आपको एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं। आप इसे देखकर समझ जाएंगे कि कैसे रिपब्लिक भारत को रोकने की कोशिश हो रही है। सच से इतना डर गए कि साजिशों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो अपने हाथ से अपने आप को पागल, तो कभी तो मेरे को डर लग रहा है सुसाइड ना कर ले। सच से इतना परेशान हो गए कि रिपब्लिक भारत को रोकने के लिए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। लेकिन एक के बाद एक हम इन झूठों, इन साजिशों का खुलासा कर रहे हैं, उन चेहरों को सामने ला रहे हैं जो साजिश का हिस्सा है। 8 अक्टूबर 2020 इस दिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ रची जा रही साजिशें खुलकर सामने आ गईं और इस षड्यंत्र का चेहरा बने थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। परमबीर ने जो झूठ बोले उन्हें हमने सच के सबूतों से धो डाला। पिछले 13 दिनों में हमने एक एक कर हर साजिश का पर्दाफाश किया। अपनी तफ्तीश के दौरान हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली, वो ये कि ये सारे षड्यंत्र रचे गए थे महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्यालय में। ऑलरेडी वो टीम है ना, एक उद्धव जी ने ऑलरेडी ये कर दिया है कि आप इसके पीछे रहेंगे, आपको दूसरा कोई काम नहीं करना है। और आज हम इन साजिशों का एक और बहुत बड़ा सबूत देने जा रहे हैं। इन साजिशों को सामने लाने के लिए हमने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शरद पवार की एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता का स्टिंग किया। ये पूरी बातचीत तो 40 मिनट की है, लेकिन हम सिर्फ वो हिस्से आपको सुनाने जा रहे हैं जो इस मामले से जुड़े हैं। जरा सुनिए और देखिए कि इनकी मंशा कितनी खतरनाक है। चल रहा है केस वैसा, यही तो सर आपसे जानना है कि क्यों रिपब्लिक के पीछे पड़े हो आप? कौन पड़ेगा? सरकार। वो अपने हाथ से अपने आप को पागल, तो कभी तो मेरे को डर लग रहा है सुसाइड ना कर ले। क्या होता है, जो एरिया में जा रहा है ना वो क्योंकि अंदर बैठा है, वो सेल्फ इम्पोज है, उसको लग रहा है दुनिया ऐसी चल रही है, और सडन कभी मालूम पड़ेगा कि कुछ नहीं है, इसमें फेक इसमें बैठा हूँ, फिर आदमी कुछ भी करता ना। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा सिस्टम को मैं मेरे दिमाग से चलेगा, मैं सब चीजों का ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। तो एक दिन पता चला कि कुछ नहीं हो रहा, तो आदमी फिर अलग उसमें चला जाता ना। जो सुना उस पर यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन है ये 100% सच। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगभग आश्वस्त होते हुए कहा कि अर्नब खुदकुशी कर सकते हैं। इनकी साजिश की बुनियाद झूठे केस और फर्जी सबूत है। झूठ के सहारे ये रिपब्लिक भारत को रोकना चाहते हैं और इन्हें अपने ऊपर जिस तरह का भरोसा है वो यही दर्शाता है कि कितना खतरनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि यातना देने वाले इन तमाम केस का रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर काफी मनोवैज्ञानिक असर होने वाला है। आप लोगों का क्या प्लान है सर, वो बताइए, मतलब हम तैयार हो जाए। कहीं प्लान नहीं, क्या है ऐसा है, ये आदमी क्या है, ये आदमी को बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मेरे को डर लग रहा है कहीं ये कुछ अपने उसमें वो अलग उसमें ना चला जाए। क्या होता है, ये पागलपन है, फोबिया क्रिएट हो जाता है, टाइम आने के बाद ये फोबिया बन जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन से नवाब मलिक की बातों से साफ साबित होता है कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपना साझेदार बनाकर अर्नब और रिपब्लिक को निशाना बनाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है।
लेकिन उनके इस झूठे एजेंडा का पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है। रिपब्लिक ना डरेगा, ना रुकेगा और ना झुकेगा। झूठ आत्महत्या करेगा अर्नब गोस्वामी नहीं, षड्यंत्र आत्महत्या करेगा मैं नहीं, झूठा केस आत्महत्या करेगा मैं नहीं, क्योंकि परमवीर सिंह और ये सोनिया सेना के इस षड्यंत्र के खिलाफ पूरा देश मेरे साथ है। इसलिए पूछिए, क्योंकि पूछना हमारा हक है और हमारे साथ पूछता है भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए महाअघाड़ी सरकार का पर्दाफाश हो चुका है लोगों के सामने। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मेरे सहयोगी हैं, 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनंत त्यागी हैं और साथ में मेरे साथ निधि चतुर्वेदी हैं। सबसे पहले प्रदीप आपके पास मैं आऊंगी। जब सत्ता का जो घमंड होता है वो सिर चढ़ जाता है ना, तो षड्यंत्र इस तरह के रचे जाते हैं जैसे कि महाअघाड़ी सरकार ने हमारे खिलाफ लड़ा, और जो इस पूरे मामले पर लगातार हम आंखों में खटक रहे थे महाराष्ट्र सरकार की, अब दरअसल हमने तो लोगों की आंखें खोली हैं सुशांत केस के मामले में। बिल्कुल निधि, और अगर आप देखें कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये पहली बार ऐसा हुआ है निधि ऑफिशियली कि एक सेंट्रल, एक मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर एक राज्य सरकार के अंदर कह रहा है कि एक नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट जो है उसको फिक्स किया जाएगा और उसको ऐसी स्थिति बनाई जाएगी, उसमें ऐसा मानसिक दबाव बनाया जाएगा, फेक केसेस डाले जाएंगे कि वो कॉर्नर हो सके, आत्महत्या कर सके। मेरे हिसाब से क्योंकि देश की जनता इस वक्त हम सबके साथ है, अर्नब के साथ है, और ये एक बहुत बड़ा करारा जवाब होने वाला है इससे कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को, पूरी की पूरी सरकार को, कि इनका षड्यंत्र जो होगा निधि वो आत्महत्या करेगा और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सच्चाई जो होगी वो जीतेगी। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के अंदर हूं निधि, और यहाँ पर भी बच्चा यही कह रहा है, क्योंकि हम सब सच को उजागर कर रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र। निधि चतुर्वेदी भी मेरे साथ जुड़ रही है। निधि, मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर के अंदर हूं और बच्चा मुजफ्फरपुर के अंदर निधि चतुर्वेदी ये कह रहा है कि क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सच दिखा रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र की सत्ता घबराई हुई है। निधि चतुर्वेदी। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि सबूत सच्चे हैं और प्रमाण पक्के हैं, इसीलिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिशें बहुत आम हैं। यही वजह है जो आपके साथ हुआ, समन के नाम पर आपको प्रताड़ित किया जाता है। यही वजह है कि 10 मिनट के नोटिस पर महाराष्ट्र विधानसभा जो है पहुंचने के लिए कहा जाता है। यही वजह है कि टीआरपी स्कैम में, फेक केस में, फेक तरीके से हमें फैब्रिकेट किया जाता है। और यही वजह है किस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस का नेता, महाअघाड़ी का जो राजदार है, वो साजिश करता है कि एक टीम सिर्फ हमारे खिलाफ जुटी। और यही वजह है प्रदीप भंडारी, यही वजह है जो आज जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, किस तरीके से नवाब मलिक साहब कहते हैं और उनको माकूल जवाब मिलता है कि आत्महत्या साजिशें करेंगी, आत्महत्या झूठ करेंगे और आप जितना चाहे रोकना चाहे रोक लें, हम डट कर बढ़ते रहेंगे। अनंत का मैं रुक करती हूँ। अनंत, ओवर टू यू। किस तरीके से हम देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जो षड्यंत्र को बार बार लगातार बेपर्दा करती हुई? अनंत, देखिए, जिस रफ्तार से निधि रिपब्लिक भारत लगातार एक एक झूठ को बेनकाब कर रहा है, उसी रफ्तार से रिपब्लिक के ऊपर साजिशें भी लगातार गढ़ी जा रही हैं। और ये साजिशें कोई 1 या 2 विभाग नहीं, बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर कर रहा है, चाहे वो सरकारी अमला हो, चाहे वो राजनीतिक अमला हो या फिर पुलिसिया विभाग हो। इस वक्त मैं कमिश्नर के पुलिस के सीपी ऑफिस के ठीक बाहर में खड़ा हुआ हूँ। विजय मुकुट से मैं कहूंगा कि तस्वीरें आपको दिखाएं, सीपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर इसलिए खड़े क्योंकि हमारे सहयोगी निरंजन पिछले 8 घंटे से लगातार पूछताछ का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, बमुश्किल 1 हफ्ता नहीं बीता उस घटना को जब आपको पूछताछ के नाम पर, जब बमुश्किल 1 हफ्ता नहीं बीता इस बात को कि जब आपसे पूछताछ के बहाने बुलाया गया, कई घंटों तक इंटरोगेशन की गई, वही लगभग अभी भी वही हो रहा है कि पिछले 8 घंटों से निरंजन अंदर है, पूछताछ का सामना कर रहे हैं। मेरी सहयोगी रीमा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रीमा, पूरे देश से एक आवाज उठ रही है कि पूरा देश का एक एक व्यक्ति जो सच की राह को पसंद करता है, वो रिपब्लिक के पास, रिपब्लिक के साथ खड़ा हुआ है। रीमा, बिहार में आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहां के लोगों की भावना है इस बारे में? जी
जाहिर सी बात है कि अगर ये सवाल हम बिहार में भी खड़े होकर पूछ रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ऊपर जिस तरीके से साजिशें हो रही है, तो एक सुर में लोग यही कह रहे हैं कि हम अर्नब के साथ हैं। और आज चूंकि मैंने मनोज तिवारी जो कि सांसद भी हैं और बिहार में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, उनसे भी जब ये सवाल पूछा, उनसे भी जब बातचीत की, तो उनका भी सीधे सीधे यही कहना था कि सुशांत के मामले पर FIR दर्ज नहीं कराने वाले बिहार में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी सीधा निशाना उस कांग्रेस पार्टी पर था जो कि महाराष्ट्र में क्या स्टैंड लेती है और किस तरीके से वहां एनसीपी और किस तरीके से करोड़ों लोगों का समर्थन रीमा प्रसाद हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलेंगे बिहार, आएंगे आपके पास भी रीमा, और साथ में चलेंगे मुंबई भी अपडेट के लिए। लेकिन रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने इस खुलासे को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको ये भी सुनवाते हैं। और शारदा जी मुझे ताज्जुब इस बात से भी हुई कि कितने हल्के तरीके से, सुनील शुक्ला जी आप देखिए कितने हल्के तरीके से इन्होंने सुसाइड वाली बात कही कि ये फंसेगा, इसको फंसाएंगे, ये सुसाइड करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आज, नहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी आर्मी में थे। 35 साल तक मेरे पिताजी जो आज दुनिया में नहीं है वो आर्मी में थे। वो जानते नहीं है, ना हमारे बारे में जानते हैं, ना हम कहां से आए हैं उसके बारे में जानते हैं। हम सुसाइड करने वाले लोग नहीं हैं। मेरे नाना दोनों, मेरे ग्रैंडफादर, वो दोनों बहुत जाने माने असम के भारत स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। तो अर्नब गोस्वामी की बात आपने सुनी, और हम सीधे और सच्चे हैं और सटीक सवाल भी पूछते हैं, सच को सामने रखते हैं, जैसा कि हमने पालघर केस में किया, जैसा कि हमने सुशांत केस में किया। और अनंत, दरअसल ये जो साजिश थी वो अब तक पर्दे के पीछे चल रही थी, अब तक पर्दा डला हुआ था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, लेकिन अब किरदार समझ में आ रहे हैं कि कौन हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। हम तो डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए सच्चाई की लड़ाई निधि लगातार जारी रहेगी। देखिए शुरुआत से आप निगाह डालिए, जिस वक्त अनुज को गिरफ्तार किया गया था, अनुज को भी यही कहा गया कि हमें ऊपर से फोन आया है। जिस वक्त प्रदीप के ऊपर इंटरोगेशन की गई, उन्हें भी कहा गया कि हमें ऊपर से फोन आया। उसके बाद लगातार ऊपर का फोन किसका है, ये सवाल लगातार बना हुआ था। रिपब्लिक के 2 स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये साफ हो गया कि ऊपर से फोन कर कौन रहा है, और ये ऊपर से फोन करने का नतीजा यही है कि प्रदीप को घंटों कस्टोडियल इंटरोगेशन का सामना करना पड़ता है। और अब उस FIR के ऊपर, जिस FIR के बारे में कोर्ट में सुनवाई करते हुए ये कहा जा चुका है कि ये प्रीमैच्योर है, कोई सबूत नहीं है, उसी के लिए लगातार घंटों तक यहां पूछताछ की जा रही है। प्रदीप लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रदीप, ये एक ढांचा बना लिया है, एक ढर्रा बना लिया है महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने कि जो भी उनके खिलाफ बोले या जो भी उनके पसंद के मुताबिक ना बोले, जो सच बोले उसको इसी तरीके से परेशान करेंगे लोग। बिल्कुल अनंत, आप सही कह रहे हैं। ये जो ढांचा बना है ये झूठ का ढांचा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें कि इनने TRP में सबसे पहले झूठ बोला, इसके बाद में जब CBI ने रजिस्टर, उत्तर प्रदेश सरकार ने CBI को रजिस्टर कर FIR देने की बात करी, और अभी सुनने में आ रहा है कि कई बाकी की राज्य सरकारें भी देंगी, तो इससे मुंबई पुलिस का झूठ सामने आता है। अब इनको पता है कि फैक्ट्स पे तो मुंबई पुलिस वेंडेटा ही कर सकती है, फैक्ट्स पे कोर्ट में नहीं जीत सकती। तो इनकी स्ट्रैटेजी है परेशान करो, परेशान करो, परेशान करो। तो जो नवाब मलिक ने बोला है ये एक पूरी बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत आनंद, और इसी स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त निरंजन को 8 घंटे पूछताछ की जा रही है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत मुझे इन लोगों ने कस्टोडियल इंटरोगेशन की थी और कल वापस से समन किया निधि, पर यह स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी निधि चतुर्वेदी, क्योंकि देश की जनता और सच हमारे साथ है। और इस देश में संविधान में जिसके पास सच होता है वही न्यायिक लड़ाई जीतता है। निधि, बिल्कुल प्रदीप, चूंकि मुझे आवाज आपकी बहुत साफ अभी आ नहीं रही थी, लिहाजा मैं आपका सवाल ढंग से नहीं सुन पाई, लेकिन निश्चित तौर पर प्रदीप, अनंत, निधि वासंदानी और हमारी पूरी टीम, देखिए जितना तोड़ना चाहेंगे हम उतना मजबूती के साथ उभरेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी कोशिशें ये साफ करती हैं कि सूबे के सिपह सालार बाकायदा एक मिशन के साथ
एकजुट होकर एक टीम बनाकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इससे पिछले ऑपरेशन में इस बात को फिर से हमने प्रूव कर दिया, तस्दीक हो गई। लेकिन जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त मैं सीपी ऑफिस के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ। निरंजन हमारे वरिष्ठ अधिकारी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के, उनसे पूछताछ जारी है। वो सारी कोशिशें हैं जो हमें तोड़ने के लिए की जा रही हैं, लेकिन देखिए ये हिम्मत जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है। उसी सीपी ऑफिस के बाहर से हमारी एक बड़ी टीम इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रही है। और प्रदीप, जिस तरीके से आपको टोका गया, रोका गया, बार बार आपको तोड़ने की कोशिश गई, प्रमाण हमारे सामने है। लेकिन आज आप बिहार के अलग अलग सूबों से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि षड्यंत्र बेनकाब होते जाएंगे और हम आगे बढ़ते थे, बढ़ते हैं, बढ़ते जाएंगे। प्रदीप, बिल्कुल निधि चतुर्वेदी बिल्कुल सही कह रही हैं। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि यही जो है, यही पूरी की पूरी जो एक्सपोजे है हम लोग आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों कैसे एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चुनने की कोशिश की जा रही है, पर यहाँ पे रिपब्लिक जीत के ही रहेगा। सुनिए और देखिए कैसे हमारे सवालों से अनिल देशमुख जो है वो वापस से भाग गए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। कुछ नहीं होता, टीआरपी में फंसी गया ना वो। क्लियर कट बोलता हूँ तो फंस जाएगा, आपको क्लियर कट। लेकिन जब सवाल पूछो तो भाग खड़े होते हैं। हमारे कैमरे पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कबूला कि कैसे रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ साजिश की जा रही है। झूठ के सहारे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जब सच कैमरे पर सामने आया तो हमने महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों से इस पर जवाब मांगना चाहा। तो देखिए उनका रवैया क्या था। देशमुख साहब, अर्नब को फंसाने की कोशिश हो रही है, नवाब मलिक साहब ने कहा है। देशमुख साहब, अर्नब को फंसाने की कोशिश हो रही है सर। पूरी सरकार, पूरा तंत्र अर्नब के खिलाफ लगा हुआ है। देशमुख साहब, पूरा तंत्र अर्नब के खिलाफ लगा हुआ है सर। नवाब मलिक साहब ने कहा है सर पूरा तंत्र सर अर्नब को फंसाने की कोशिश हो रही है सर। नवाब मलिक साहब ने कहा है कि वो खुदकुशी कर लेंगे। पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम। सर अर्नब से सर डर किस बात का सर रिपब्लिक से डर किस बात का? देशमुख साहब रिपब्लिक से डर किस बात का है? देशमुख साहब, अनिल देशमुख को आप देख रहे हैं, हम लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हमारे सवालों से भागते दिखे। इसके बाद हमने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल से भी सवाल पूछा। जयंत पाटिल भी बिना कोई जवाब दिए चले गए। जयंत पाटिल साहब, रिपब्लिक को फंसाने की कोशिश हो रही है। अर्नब गोस्वामी से सर सवालों से डर, अर्नब गोस्वामी के सच से सर सरकार रिपब्लिक को फंसाने की कोशिश कर रही। जयंत पाटिल साहब, सरकार रिपब्लिक को फंसाने की कोशिश कर रही। जयंत पाटिल साहब, रिपब्लिक के सवालों से डर है। जयंत पाटिल साहब, अर्नब के सवालों से किस बात का डर है? जयंत पाटिल साहब, आपके मंत्री नवाब मलिक ने ऑन कैमरा कहा है सर। महाराष्ट्र सरकार की ये सारी साजिशें किसी से छुपी नहीं है। रिपब्लिक के साथ षड्यंत्र की बात पूरा देश समझ चुका है। जिस प्रकार से वो ये जो लोग मामले उठा रहे थे, जैसे कि रिपब्लिक टीवी है या कंगना जी हैं, जो लोग उठा रहे थे, उसके पीछे पड़ जाना, ये वेंडेटा नहीं तो और क्या है भाई? आप जाकर के किसी का ऑफिस तोड़वा दीजिएगा, आप किसी पर ये क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन करके ये कहिएगा कि हाँ साहब उसने ये किया, इसके तुरंत बाद ये सवालिया निशान तो पैदा होता है ना। और बाद में जिस एजेंसी के बारे में वो कह रहे थे कि वो उसने टीआरपी लेके, क्या उसने तो डिनाई भी कर दिया कि नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्या है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। एक बात तो पूरी तरह साफ है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने हर कोशिश कर ली है रिपब्लिक को रोकने की, लेकिन उनका हर षड्यंत्र ऐसा औंधे मुंह गिरा है कि अब सवालों का सामना करने से भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे तो भाग रही है, लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे। हमें सवाल पूछने से कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है और सवाल निडर होकर पूछेंगे। रीमा, निर्भीक पत्रकारिता लगातार हमने की है, चाहे वो शाहीन बाग के मसले पर हो या पालघर पे या सुशांत पे।
जाहिर सी बात है कि जिन मुद्दों का आप जिक्र करी हैं वही मुद्दे हमारी पहचान और हमारी ताकत है, और हम अपने दर्शकों को पहले भी यकीन दिला चुके हैं और आज भी यकीन दिलाएंगे कि ना हम कभी सर झुका के चले हैं किसी खबर के सिलसिले में, ना आगे भी झुकाने वाले हैं। हम सीना तान के खबरें दिखाते हैं, सच के साथ रहते हैं, और इसके बावजूद अगर हमारे लिए साजिशों का जाल बुना जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हर झूठ को बेनकाब करेंगे, हर षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। रिपब्लिक मीडिया की जीत से, रिपब्लिक मीडिया को मिल रहे लोगों के प्यार से अगर किसी को सबसे ज्यादा बौखलाहट है तो वो है सोनिया सेना। वही सोनिया सेना जो रिपब्लिक मीडिया की घेराबंदी के लिए नित नई साजिशें रच रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को दबाने के लिए एक नहीं कई साजिशें की हैं। एक एक कर सबका पर्दाफाश हो रहा है और महाअघाड़ी सेना बेनकाब होती जा रही है। आपके लोकप्रिय चैनल के खिलाफ मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो साजिश रची उसकी पोल खुल गई। फिर कांग्रेस नेता ने खुलासा किया कि कैसे अर्नब को दबाने के और रिपब्लिक को बैन करने के लिए उद्धव ठाकरे ने टीम बना ली है। इस खुलासे के बाद अब उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक के स्टिंग ऑपरेशन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नवाब मलिक ने साफ कर दिया कि कैसे अर्नब गोस्वामी की आत्महत्या जैसी साजिश की पटकथा लिखी जा रही है। पूरा मामला सोनिया गांधी के घर से चल रहा है। सोनिया गांधी स्क्रिप्ट लिख रही हैं और उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, और इस तरह के उद्धव ठाकरे के गुर्गे, चाहे वो नवाब मलिक हों, चाहे मुंबई पुलिस के कमिश्नर हो, वो इस पूरे स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन ने नवाब मलिक जी को बेनकाब कर दिया है। सिर्फ नवाब मलिक जी को नहीं तो पूरे महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार को बेनकाब कर दिया है। वो सच को दबाने के लिए साजिश पर साजिश करते गए, लेकिन हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। वो झूठ दिखाकर देश को गुमराह करते गए, लेकिन देश को सच्चाई की राह हमने दिखाई। वो पालघर के मुद्दे पर झूठ बोलते रहे, रिपब्लिक लगातार सवाल पूछता रहा तो महाराष्ट्र सरकार बौखला गई। सुशांत की मौत की सच्चाई को लेकर के लगातार रिपब्लिक ने मुहिम चलाई तो महाराष्ट्र सरकार घबरा गई, और इसी बौखलाहट में अब महाराष्ट्र सरकार साम दाम दंड भेद के साथ रिपब्लिक मीडिया को घेरने में जुट गई। जिस चैनल को देश ने सबसे अच्छा माना, जिसे देश की जनता ने लोकप्रियता और टीआरपी में बेताज बादशाह बना दिया, उसके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये साजिश रची है। रिपब्लिक भारत के स्टिंग में इस बात का खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार और उसके मंत्री अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत वाली साजिश रच रहे हैं। यानी जिस तरह से बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत को हटाने की साजिश रची गई, ठीक उसी तरह से रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सच एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। महाराष्ट्र सरकार की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है, और अब जब सच सामने आ गया है तो आम आदमी से लेकर साधु संत सभी रिपब्लिक मीडिया के साथ खड़े दिखाई दिए। एक बार अर्नब जी को भी भारत के बेटे के रूप में देखें, जो भारत की समस्याओं के लिए, भारतवासियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, राष्ट्रवाद के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में खड़े हैं, और प्रत्येक राष्ट्रवादियों को अर्नब जी के साथ खड़ा होना चाहिए और रिपब्लिक के साथ खड़ा होना चाहिए। पूरी महाराष्ट्र सरकार घबरा चुकी है रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी से, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के पूरा देश और दुनिया देख रही है, और इतनी जबरदस्त टीआरपी है कि हर घर में, हर व्यक्ति, हर मोबाइल पर, हर बच्चा रिपब्लिक भारत देख रहा है। इस स्टिंग ऑपरेशन से ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी किस तरीके से राज्य सरकार मुंबई पुलिस के कमिश्नर को अपने साथ साझेदार बनाकर अर्नब गोस्वामी को किसी भी केस में फंसाकर झूठे सबूतों के साथ क्या साबित करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन सामने आया उससे ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि कोई भी झूठ, कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं। यानी कि जो हैं इस पूरे मामले में उन सब के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी।
चुनाव में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा वार आज किया, बड़ा निशाना साधा। कांग्रेस करती है पाकिस्तान की तारीफ, योगी आदित्यनाथ ने कहा। और पाकिस्तानी समर्थक देश हित की बात नहीं करते, देश हित के बारे में नहीं सोचते। 370 के हटने से सबसे ज्यादा दिक्कत राहुल गांधी और ओवैसी को हुई है, ये योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। तो बिहार में चुनावी हलचल तेज है और सीधे रुख करेंगे बिहार का ही, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो तो प्रदीप भैया ही आपके सामने रखेंगे, क्योंकि प्रदीप लगातार मिजाज देख रहे हैं। बिहार में चुनावी हलचल तेज है प्रदीप, और कहकर होई बिहार, किसका होगा बिहार? 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन किस तरह की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं? निधि, केकर होई बिहार, इसका तो हम जवाब 7 तारीख को देंगे हमारे रिपब्लिक और जनकेयर के एग्जिट पोल में। पर इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है निधि। ये पहले जैसा चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव की डेट पास आती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के अंदर हूं और यहाँ पे आपको बता सकता हूं, जब आप एक चौक से दूसरी चौक की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि जनता की ओपिनियन बदल जाती है। यहाँ से मैं सीतामढ़ी के रास्ते में जा रहा हूँ, सीतामढ़ी में अलग चुनावी माहौल है। तो इस बार बिहार चुनाव के अंदर निधि एक तरफा चुनाव नहीं है, बड़े दाव पेच खेले जाएंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जब 23 तारीख को रैली शुरू होगी निधि, जिसमें वो गया के अंदर रैली करने वाले हैं, वो अलग अलग जगह के अंदर रैली करने वाले, 15 रैली होगी, उससे ये चुनाव फाइनल आगाज में जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली किस तरीके से बिहार चुनाव पे इंपैक्ट होगा निधि, ये बिहार चुनाव की पूरी करवट को किसी भी साइड बदल सकता है निधि। बिल्कुल प्रदीप, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे प्रचार करना शुरू करेंगे माहौल बदल जाएगा, चुनावी माहौल। रीमा प्रसाद भी लगातार बिहार में डटी हुई हैं। और रीमा, आप कैसे देख रही, मुद्दे इस बार क्या है बिहार चुनाव में? क्योंकि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। बिल्कुल, मुद्दे की बात तो है ही। अभी कोशिश है महागठबंधन की कि वो मुद्दों पे बात करे, क्योंकि जिसकी भी सरकार नहीं होती है उनका फोकस होता है कि वो जो सत्तासीन लोग हैं उनको सवालों के घेरे में ले। चूंकि हम फोकस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे कि उनकी चुनावी सभाओं में क्या हो रहा है। उनकी चुनावी सभाओं में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, ओवैसी पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि कुछ बिहार के बेल्ट ऐसे हैं, किशनगंज, कटिहार जैसे इलाके जो है, अररिया जैसे इलाके हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो ओवैसी पे निशाना साधा जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, मतलब तेजस्वी को ना निशाना साधते हुए जो सहयोगी पार्टी है उसको टारगेट पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा रहा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। वो स्ट्रैटेजी है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी का कितना असर हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। बिहार में सियासी घमासान, राहुल ओवैसी पर योगी हमलावर। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। कांग्रेस पर योगी के तीर। धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई, या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। बिहार में 3 हफ्ते बाद यह तय हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी, नीतीश कुमार रहेंगे या महागठबंधन वापसी करेगा। ऐसे में सियासी पार्टियां जनता का दिल जीतने और उनका वोट पाने के मकसद से सारे टोटके आजमा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में धुआंधार चुनावी रैलियां की। योगी ने साफ कह दिया कि केंद्र की मोदी सरकार की बदौलत जम्मू कश्मीर से धारा 370 का सपना पूरा हो पाया। अगर पाकिस्तान का गुण गाने वाली कांग्रेस सरकार में होती तो बिहार का शख्स जम्मू कश्मीर में कभी जमीन नहीं खरीद पाता। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई, या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? ये देश के हित में उठाया गया कदम था ना। बिहार चुनाव शुरू होने में 1 हफ्ते का समय बचा है। इस बार बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ लड़ रही है। पिछली बार नीतीश ने पाला बदलते हुए आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था और बिहार में सरकार बनाई थी, लेकिन
जीत के बाद शायद नीतीश को यह एहसास हो गया कि आरजेडी के साथ सरकार चलाना मुश्किल है। ऐसे में नीतीश ने एक बार फिर बीजेपी का रुख किया और बीजेपी के सहारे फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। इस बार जेडीयू बीजेपी का गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में सीएम योगी बिहार की जनता से गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील में जुटे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में एनडीए 3/4 सीटें जीतेगा और नीतीश की अगुवाई में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसके लिए बीजेपी पूरी तरह आक्रामक भी है। यही वजह है कि विपक्ष ने जैसे ही नेहा सिंह राठौर का गाना बिहार में काबा को सोशल मीडिया में वायरल किया तो बीजेपी जेडीयू मनोज तिवारी के जरिए मैदान में आ गए। सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, लोकतंत्र के रखवैया। सुना हो बिहार के भैया, ए हो भाभी भैया, दीदी चाची हो, दादा दादी हो, फिर से बीजेपी पे आशीर्वाद बनाओ है ये भैया, अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ाओ है ये भैया। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने चुनावी समर पार करने के लिए अपने तरकश के सारे तीर निकाल लिए हैं। अब किसका तीर निशाने पर सटीक बैठता है ये तो चुनावी नतीजे के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार चुनाव की हर हलचल आप देख पाएंगे सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की, जहां इमरान सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। सेना की करतूतों की बदौलत विपक्ष से लेकर आम जनता तक इमरान सरकार को कोस रही है, हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कराची में पाक सेना और सिंध प्रांत की पुलिस आमने सामने है। इस बीच बुधवार सुबह यहां एक इमारत में ब्लास्ट हो गया। अब तक 3 लोगों के मारे जाने और 15 के घायल होने की खबर है। इस बीच विपक्ष की एकजुटता और सेना के बर्ताव को देखते हुए जनता बेहद गुस्से में है। इमरान खान सरकार का तख्ता पलट होने की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने इमरान के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेताओं के साथ नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान में बिगड़ते हालात के पीछे इमरान सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता डाला। बताया जाए कि किसने उठाया आईजी को और किसने उसे जबरदस्ती जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई और किसने जबरदस्ती अरेस्ट करवाए। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से देश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। इस पूरे बवाल में पाकिस्तानी सेना केंद्र में है और इमरान खान सरकार का बचाव करना उसके लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि सिंध प्रांत की पुलिस ने एक तरह से पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विपक्ष और मीडिया के चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को आनन फानन में जांच के आदेश देने पड़ गए। आइए आपको पाकिस्तान में बवाल की पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल 18 अक्टूबर को पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में 11 विपक्षी दलों का विशाल जलसा हुआ। रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने प्रधानमंत्री इमरान खान को कायर और कठपुतली करार देने के साथ फौज के पीछे छिप जाने वाला शख्स बता दिया। रैली को संबोधित करने के बाद मरियम नवाज अपने पति के साथ होटल पहुंची। इसी बीच रात को ही कराची पुलिस ने मरियम नवाज के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर पुलिस ने कथित रूप से कायदे आजम के कब्र की पवित्रता की अवहेलना करने का आरोप लगाया। हालांकि विपक्ष के चौतरफा दबाव और ठोस सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस को उन्हें कुछ घंटों में ही रिहा करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की राजनीति में खलबली मची हुई है और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत खराब है। पूरा विपक्ष, जी हां, पूरा विपक्ष पाकिस्तान में एक हो चुका है। एक के बाद एक इमरान विरोधी रैलियां हो रही हैं। इमरान खान की सत्ता का सिंहासन डोल रहा है। ये आपकी ताकत का खौफ है जो इमरान खान के चेहरे पे आज टीवी पे कल आपने देखा। पाकिस्तान में आजकल
सियासी संकट चरम पर है। प्रधानमंत्री इमरान खान का हाल बेहाल है। कराची में इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आटे तक का संकट आ गया है। जनता त्राहिमाम कर रही है। ना मैंने उसकी जाली हुकूमत को कभी तस्लीम किया है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान में भी इमरान सरकार का विरोध हो रहा है, यानी पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। पाकिस्तान का जो हाल है उसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सत्ता से आउट यानी बाहर हो सकते हैं। इमरान के सामने देश की 11 विपक्षी पार्टियां आ चुकी हैं। ये एक साथ एक मंच पर हैं। इनकी रैलियों में लाखों लोग जमा हो रहे हैं, जिनकी जुबान पर इमरान सरकार के खिलाफ नारे हैं। ये तस्वीरें कराची में विपक्ष के हल्ला बोल की हैं। हजारों की संख्या में लोग इमरान विरोधी इस रैली में जमा हुए। एक मंच पर 11 विपक्षी पार्टियां आ चुकी हैं। इस जन सैलाब की तस्वीरों ने इमरान खान की रातों की नींद उड़ा दी है। आपकी ताकत का खौफ है जो इमरान खान के चेहरे। पाकिस्तान की 11 पार्टियां एक मंच पर आकर इमरान के खिलाफ खड़ी हैं। इस संयुक्त विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। इसमें बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ की पार्टियां भी शामिल हैं। 2 महा रैलियां हो चुकी हैं। पहली गुजरावाला में, दूसरी कराची में। अब तीसरी रैली 25 अक्टूबर को क्वेटा में आयोजित होगी। चौथी 22 नवंबर को पेशावर में और 5वीं 30 नवंबर को मुल्तान में होगी। इस गठबंधन की अंतिम रैली 13 दिसंबर को लाहौर में आयोजित की जाएगी।